नई बहू की जादुई डोली। डॉली अपने कमरे में दुल्हन का दुपट्टा ओढ़े, हाथों में चूड़ी पहने शीशे के सामने नाचते हुए कहती है, कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे, ना जाने कब आएंगे और डोली में ले जाएंगे। बारी ना आई हमारी, बारातें देखी सारी, नाचे हम सब की बारातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। तभी उसकी माँ प्रेमा उसके सिर पर टपली मारकर कहती है, आ तो गया वो दिन, अब और क्या चाहिए। चल नीचे, तेरी मेहंदी की रस्म है, मेलो ड्रामा कहीं की। माँ, अपनी बेटी के साथ भी नाचो ना, फिर तो मैं चली जाऊंगी। एक रील बनाऊं आपके साथ? अरे मुझे तेरी तरह मुंह बनाकर मटकना नहीं आता। अरे माँ, आपको कुछ नहीं करना, खड़े होकर मेरे गाल पर हाथ रख देना और मैं आपको गले लगा लूंगी। ठीक है ठीक है। तभी डॉली फोन के सामने अपनी माँ के गले लगते हुए रील बनाती है। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और डॉली कहती है, अरे माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बदतमीज, तू भी तो रो रही है। हाँ, तो मैं तो छोड़कर चली जाऊंगी ना, डोली में बैठकर अपने ससुराल में। हाँ, डोली से याद आया, तेरी डोली में जाने की इच्छा को पूरी कर दिया है मैंने। तेरी डोली आ गई है नीचे, एकदम खूबसूरत वाली। आज के जमाने में लड़कियां कार में बैठकर अपने दूल्हे के साथ जाती, और हम मैडम जी को डोली में जाना है। आउच माँ, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, छोड़ो ना कान। माँ, शादी एक बार ही होती है, मुझे कार में नहीं जाना था, मुझे डोली में जाने का मन था इसलिए। हाँ हाँ, पता है। तभी प्रेमा डोली को नीचे मेहंदी लगवाने के लिए ले जाती है, जहाँ सारा डेकोरेशन हरे रंग की मेहंदी की थीम पर होता है। डॉली के मेहंदी लगती है, वहीं साथ में नाच गाने का जश्न भी चल रहा था। कुछ देर बाद डॉली अपनी डोली को देखकर खुश हो जाती है। अगले दिन दूल्हा दुल्हन सुंदर से शादी के जोड़े में बैठे थे, जहाँ वो पंडित की बातों पर उनके वचन सुनते हुए हंस रहे थे। पुत्र वधू, इन 7 वचनों में एक वचन ये है कि आप कभी भी अपने स्वामी जैसे पति को बिन बताए कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा पंडित जी, मैं वचन देती हूँ, इनको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी, पर अगर ये मुझे बिना बताए कहीं जाएं और मेरी इच्छा को पूरी ना करे तो मैं क्या करूँ? तो पुत्री, तुम्हारे हाथ में जो बेलन, झाड़ू, डंडा, करछी आए, उससे अपने स्वामी जैसे पति को अपना असली रूप दिखा देना। पंडित जी, ये तो गलत बात है, नाइंसाफी हो जाएगी हमारे साथ। यदि हम इनके किसी बात को मना कर दे तो चित्त भी इनकी और पट भी इनकी होती है। बेटा, ये तो प्रकृति का नियम है, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। देखा देखा जी, पंगे मत लेना मुझसे। अरे पंडित जी, जल्दी मंत्र पढ़िए, उसके बाद मैं नागिन डांस करूंगी। ऐसे मैं नागिन 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 डांस नचना। बस बस साली साहिबा, अब क्या नागमणि लेकर ही मानोगी? इस तरह हंसी ठिठोली के साथ दोनों की शादी संपन्न हो जाती है और विक्रम कार में बैठकर और डॉली डोली में बैठकर ससुराल के लिए निकलती है। रास्ते में डॉली डोली के अंदर बैठकर कहती है, बहुत मजा आ रहा है, मेरा नया जीवन शुरू होने वाला है अब। डॉली के इतना कहते ही उसकी डोली टूट जाती है और वो गिर जाती है। तभी उसका भाई नील उसे उठाकर कहता है, बहन तू ठीक तो है ना, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, पर मेरी डोली टूट गई। अब मैं अपने ससुराल कैसे जाऊंगी? मेरे ससुराल वाले इंतजार कर रहे होंगे। बहन, दूसरी डोली आने में और तेरी डोली को ठीक करवाने में टाइम लगेगा, क्या करें? जीजू को बता दूं क्या? अरे नहीं नहीं, अरे बाबा बाबा, गाड़ी आ रही है, हटिए सामने से। एक बूढ़ा व्यक्ति उसी सड़क से गुजर रहा था कि एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। डोली उन बूढ़े बाबा को उस ट्रक से बचा लेती है और हाथ में उनके चोट लग जाती है और कहती है, अरे बाबा, आपके हाथ से तो खून बह रहा है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नील, तू किसी को ये बात मत बताइयो, मैं पास के हॉस्पिटल में उन्हें ले जाती हूँ। पर दीदी। तभी डॉली उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाकर मरहम पट्टी करवा देती है और वो बाबा कहते हैं, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। वो क्या है ना, कानों से कम सुनाई देता है, ट्रक का हॉर्न सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं बाबा जी, आप रोड के किनारे चला कीजिए। क्या हुआ बेटा, तुम बड़ी परेशान लग रही हो, और तुम दुल्हन के जोड़े में हो, क्या बात है बताओ। वो बाबा, मैं जिस डोली में जा रही थी वो डोली टूट गई है,
अब मैं अपने ससुराल कैसे जाऊं समझ नहीं आ रहा। इसी हॉस्पिटल के बगल में मेरी झोपड़पट्टी है, वहाँ डोली रखी है। तुम उस डोली को ले जाओ बेटा, तुम्हारी वो जिंदगी भर की मदद हो जाएगी। क्या मतलब बाबा? मैं कुछ समझी नहीं। वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा बेटा। घर जाकर वो डॉली को अपनी डोली दे देते हैं, जहां उसके भाई उसे उसी डोली में बिठाकर उसके ससुराल के चौखट पर रखते हैं कि इतने में उसका देवर कुणाल परेशान होकर अपने भाई से कहता है, भाई मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा भाई। मेरे 2 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट में लगे थे जो डूब गए, इसलिए बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। मेरे सारे पैसे और नौकरी गई। उन्होंने कहा है जब तक 2 लाख रुपए नहीं दूंगा तब तक वापस ऑफिस में शामिल नहीं करेंगे। मेरे पास भी पैसे नहीं है, सारा पैसा शादी में लगा दिया। हे भगवान, देवर जी और विक्रम तो बहुत परेशान हैं। काश उनकी परेशानी दूर करने के लिए मेरे पास 2-3 लाख रुपए होते जिससे मैं उनकी मदद करती। डॉली के ऐसा कहते ही उसकी डोली में एक तेज प्रकाश होता है जिसमें नोटों की ढेर सारी गड्डियां आ जाती हैं। पैसों को देखकर डॉली आश्चर्यचकित रह जाती है। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ पैसों का जिक्र किया था, इतने सारे पैसे कैसे आ गए? कहीं उन बाबा की वजह से तो नहीं? उन्होंने कहा था वक्त आने पर पता चल जाएगा। इसका मतलब ये एक जादुई डोली है। मैं देवर जी को ये पैसे दे देती हूँ। बाहर आकर डॉली पैसे की गड्डी को अपने देवर के हाथ में रखकर कहती है, देवर जी, आपको अपनी नौकरी नहीं खोनी पड़ेगी। ये लीजिए 3 लाख रुपए हैं, आप अपने बॉस को दे सकते हैं। भाभी आप बहुत अच्छी, शुक्रिया भाभी, पर इतने सारे पैसे आप डोली में लेकर क्यों आ रही थी? वो बैग में रखना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए अपने साथ ही सेफ्टी के तौर पर लेकर आई थी। डॉली, तुमने तो ससुराल में आते ही परेशानियों को खत्म कर दिया। मैंने बहुत अच्छे जीवन साथी से शादी की है। सच में मेरी बहू लाखों में एक है। अब अंदर भी चलो कि यहीं पर खड़े रहना है? अरे भैया, इस डोली को ले जाओ, कोई काम नहीं। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज प्लीज इस डोली को कहीं मत भेजिए, इससे मेरी शादी की यादें जुड़ी हैं। मैं इसे अपने कमरे में ही रखना चाहती हूँ, प्लीज माँ जी। अच्छा ठीक है। तभी सास डॉली का अच्छे से गृह प्रवेश कराती है और उसके कमरे में ही उसकी डोली रखवा देती है। कुछ ही दिनों में डोली घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन ऑफिस के बाहर से विक्रम की कार चोरी हो जाती है। ये बात वो घर में आकर सबको बता देता है। तभी डॉली कहती है, विक्रम जी कितना परेशान है, उन्हें ऑफिस जाने में कितनी प्रॉब्लम थी, उनकी मदद करनी चाहिए और हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। अरे हाँ, वो जादुई डोली मेरी मदद कर सकती है। तभी डॉली अपने जादुई डोली में बैठकर कहती है, हे जादुई डोली, मेरी मदद करो। मेरे पति के पास पैसे नहीं हैं, उन्हें कार की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो। ये कहते ही जादुई डोली में तेज प्रकाश के आते ही उसके सामने और हाथों में नोटों की गड्डियां आ जाती हैं, जिसे वो अपने पति के लिए एक बेहतरीन कार खरीद कर परिवार के सामने उसे सरप्राइज देती है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। तभी सास उसकी बलाएं लेकर कहती है, बहू, तुम मुझे साक्षात लक्ष्मी देवी का रूप लगती हो, जो हमारे घर की सारी परेशानियों को चुटकी में दूर कर देती है। माँ जी, कैसी बातें करती हैं आप? परिवार की मदद करना तो मेरा फर्ज है। चलो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। तभी दोनों नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं कि सामने डोली को भूखे अनाथ बच्चे दिखाई देते हैं। विक्रम जी, ये बच्चे बहुत भूखे और बेसहारा हैं। मैं इन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझे इनकी मदद करनी है। ठीक है। तभी डॉली गाड़ी से उतरकर मासूम 5-6 बच्चों का भरपेट खाना खिलाती है, फिर उन्हें अच्छे अनाथालय में छोड़ देती है। घर जाकर वो अपने जादुई डोली में बैठकर कुछ पैसे मांगती है, जो वो अनाथ बच्चों के आश्रम में सभी बच्चों के लिए लाती है। इस तरह डॉली अपनी जादुई डोली से गरीब भूखे अनाथ बच्चों, बूढ़े बूढ़ों की मदद करती है। किसी को जादुई डोली के बारे में पता नहीं लगता और वो हमेशा उसे अपने पास रखती है। कामचोर बहू की जॉइंट फैमिली। चुरा के ले जा, भगा के ले जा, उठा के ले जा यार। मायका वायका अब ना भाई, हमें तुमसे हो गया प्यार। चुरा के ले जा, उठा के ले जा, भगा के ले जा यार। मायका वायका अब ना भाई, हमें तुमसे हो गया प्यार। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी बैल बुद्धि बेटी का? सारा दिन रील बनाने में मगन रहती है। सगाई हुई नहीं और शादी के ख्वाब सजाना शुरू कर दिया। माँ, अब फिर शुरू हो गई। जरा देखो, जब देखो अपनी भोली भाली बेटी पर तानों की बरसात करती है। आपकी बात से मेरे कानों से खून न निकल आए। आपका कचर कचर करना बंद नहीं होता। जब तुझे अपनी माँ के बोल बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो सास के ताने बाने कैसे सहेगी?
वहाँ तुझे पका पकाया खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी रील की दुनिया से बाहर आ और अपनी जिम्मेदारियों को समझना सीख। आज तेरी सगाई है और बहुत जल्दी शादी। माँ, अब आपकी बेटी पराई होने वाली है। कम से कम अब तो मुझे कामचोरी का ताना मत दो। अपनी कामचोर बेटी का मेलोड्रामा देखकर माँ बेचारी चुप हो जाती है और कीर्ति की सगाई प्रेम के साथ हो जाती है। माँ, मैं तो बुरी थक गई। ये सगाई और शादी के सफर के बीच बेचारी एक लड़की को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों मेरी कामचोर बेटी, ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ना पड़ गया तुझे? सगाई का सारा कामकाज तो तेरी माँ ने अकेले संभाला है। मजाल है जो तूने एक तिनका तक उसकाया हो। बस लीपा पोती करके रीले बनाने में मगन थी। अगर ऐसे ही तेवर रहे ना तो तेरी सास तुझे ससुराल से बाहर का रास्ता दिखा देगी। माँ, आपकी कीर्ति ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। एक बार बस मुझे बहू बनकर ससुराल तो जाने दो। आखिर कामचोर कीर्ति के दिमाग में कौन सी खुराफाती की खिचड़ी पक रही थी, ये तो बहू बनने के बाद ही पता चलेगा। दिन गुजरते जाते हैं और शादी का दिन आता है। दुल्हन के जोड़े में सजी धजी कीर्ति अपने ही धुन में गुनगुना रही थी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। अरे मेरी बैल बुद्धि बेटी, बारात दरवाजे पर आ चुकी है और तू यहाँ मुजरा करने में मगन है। क्या बारात आ गई? फिर एक आखिरी गाना तो बनता है। राजा की आई है बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, मगन मैं नाचूंगी। अरे बस कर कीर्ति, और अब चल, शादी का मुहूर्त शुरू हो चला है। कीर्ति अपनी माँ के साथ नीचे चली जाती है, जिसके बाद शादी शुरू होती है। अरे ये इतने सारे लोग शादी में शरीक कैसे हो गए, जबकि सगाई में तो गिने चुने लोग ही थे। खैर छोड़ो। बस भगवान, इससे पहले कि मेरी कामचोर बेटी मंडप में ही मुजरा करने की कारिस्तानी करे, जल्दी से ये शादी हो जाए। कुछ ही देर बाद कीर्ति की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो गाने बाजे और बारात के साथ ससुराल आती है और अपने ससुराल के बड़े परिवार से अनजान बहू बोलती है। अरे आप सभी तो बड़े बेशरम बाराती है। शादी समाप्त हो गई, अब अपने घर जाइए। अरे बहू, तू गलत समझ रही है। ये सभी बाराती नहीं, तेरे ससुराल वाले हैं। ये सभी सगाई में नहीं आ सके थे। मैं तुझे सभी से परिचय कराती हूँ। ये है तेरे जेठ और जेठानी, जतिन और ज्योत्सना, और ये तेरे ससुर, और ये तेरे देवर दक्ष, और ये तेरी ननद और नंदोई, कमलेश और नीलिमा। बस यही है हमारा घर परिवार। माँ जी, इसे घर परिवार नहीं बल्कि जिला घोषित कर देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था मेरे ससुराल में दुनिया भर के लोग समाये हैं, और ये इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली क्या कम थी जो ये नल्ले नंदोई जी ससुराल में घर जमाई बनकर जम गए। इसी के साथ ननद भाभी के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। आपने मेरे पति को नल्ला कहा। मैं इस घर की बेटी हूँ। इस नाते ये मेरा और मेरे पति का भी बराबर का हक है, समझी ना? ये आपका ससुराल है मगर मेरा मायका, इसलिए इस तेवर को कीजिए ताले में बंद और जुबान पर तहजीब लगाइए। ननद के तीखे बोल सुनकर कामचोर बहू पिनकते हुए पांव पटककर कमरे में आकर फुसफुसाने लगती है। माँ ने मुझे जानबूझकर मेरे जॉइंट ससुराल वाले के बारे में नहीं बताया था। कोई बात नहीं, मुझे तो पता है कि अब मुझे क्या करना है। रात बीतती है और नया सवेरा होता है, जिसके बाद कामचोर बहू किचन में कदम रखती है। अरे नहीं बहू, बड़ी देर लगा दी तूने आने में। अब बिना देर किए सभी के लिए चाय बना ले। और याद रखना देवरानी जी, तुम्हारे जेठ जी तेज चीनी की चाय पीते हैं और छोटे देवर जी कॉफी पीते हैं और ननद नंदोई जी कड़क चाय पीते हैं और सासू माँ और ससुर जी मधुमेह के मरीज हैं, इसीलिए उनके लिए फीकी चाय बनाना। क्यों जेठानी जी, आप रसोई में नहीं रुक रही क्या? अरे सालों से मैं ही तो ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी।
अब नई बहू होने के नाते तुम्हारी बारी है। इसके बाद सभी नाश्ते की मेज पर बैठकर नाश्ते का इंतजार करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कामचोर बहू किचन में कुड़कुड़ाती हुई बोलती है, ये ज्वाइंट फैमिली की बहू बनने में यही परेशानी है। सभी के मुंह का स्वाद टुकड़ों में बटा होता है। किसी को मीठी चाय चाहिए, किसी को फीकी, तो किसी को कॉफी। देखो कैसे भूखे नंगे की तरह किचन की ओर ही नजर जमाए हैं। इन्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद बहू सभी को चाय देती है। अरे कीर्ति, ये कैसी चीनी कम वाली चाय बनाई है तुमने? ज्योत्सना ने तुम्हें नहीं बताया था क्या? अरे बहू, ये कैसा फेरबदल कर दिया तूने। जतिन के चाय में चीनी कम है और मेरी चाय चाशनी जैसी है, और वो भी इतनी कम। कामचोर बहू अपने चाल में कामयाब हो जाती है और उसे बोलने का बहाना मिल जाता है। मैं बताती हूँ माँ, जरूर भाभी ने मुझसे जल भुनकर कम चाय बनाई होगी ताकि मुझे ना मिले। मैंने जानबूझकर क्वांटिटी थोड़ी कम किया है। एक तो इस बारात घर के लिए बाल्टी भरकर चाय बनाना, अब कप इधर उधर हो गया तो मैं क्या करूँ? माँ जी, मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। इसके बाद बहानेबाज बहू कमरे में चली जाती है और बेचारा पति परिवार वालों के बीच पिसकर रह जाता है। अरे साले साहब, ये कैसी लड़की से इश्क लड़ा लिया जो किसी काम की ही नहीं। हाँ जीजा जी, सही कह रहे हैं। जो हमारे जॉइंट फैमिली के लिए एक ढंग की चाय भी नहीं बना सकती, वो बहू की बाकी जिम्मेदारियां क्या खाक निभाएगी? अरे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो सब। किसी की परेशानी को काम चोरी का नाम देना अच्छा नहीं। एक तो बेचारी बहू शादी ब्याह की भागदौड़ में अस्त व्यस्त थी, थक गई होगी। नीलिमा, जा खाना बनाने में बड़ी बहू का हाथ बटा ले। मैं शाम के लिए साग की छटाई कर देती हूँ। जहाँ एक और घर की बाकी औरत कामों में लगी होती है, वहीं कमरे में बैठी कामचोर बहू रील बनाने में मगन होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, सासू सारा काम करे, बहू रानी खाए मिठाई। आहा। दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ बहू की बीमार रहने की तारीख भी बढ़ती है। धीरे धीरे बहू की बहानेबाजी फीकी पड़ने लगती है। माँ, आपकी आंखों पर पट्टी चढ़ गई है क्या, जो आपको नई भाभी की काम चोरी नजर नहीं आती? सारा दिन महारानी के जैसे कमरे में पसरी हुई पका पकाया खाना खाती है और इंस्टा पर रील बनाती है। नीलिमा की बात सुनकर सास का पारा बढ़ जाता है और ससुराल के सभी सदस्यों में कानाफूसी होती है। अगली सुबह, ये आज ससुराल में इतनी शांति क्यों छाई है? देखना पड़ेगा। बहू कमरे से बाहर आती है, जहाँ सास शॉल ओढ़े बैठी होती है। क्या बात है सासू माँ, अब तक मेरे जॉइंट ससुराल में कोई जागा नहीं? अरे बहू, क्या बताओ, लगता है इस परिवार वालों पर तेरा परछावा पड़ गया है। सभी बीमार पड़े हैं। ये सुनकर अब तक जो चाय का इंतजार कर रही थी, वो कामचोर बहू अपने लिए खुद ही खाना बनाने के लिए किचन में कदम रखती है। तभी सास बोलती है, अरे बहू, जो भी बना रही है सभी के लिए बना लेना, क्योंकि एक तेरी ही तबीयत हरी भरी है। बेचारी कामचोर बहू करती भी तो क्या, सास की बात मानकर पूरे ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। दिन बीतते हैं, फिर एक दिन। माँ जी, बस मुझसे ये खाना पीना अकेले नहीं बनेगा। अरे ऐसी भी कौन सी बीमारी ने घेर लिया है सभी को, जो जा ही नहीं रही? क्या बहू, तूने भी तो बीमारी का बहाना बनाकर ऐसे ही पलंग तोड़ने की परंपरा निभाई थी। इसीलिए तेरे जॉइंट ससुराल वालों ने तुझे जोड़ का तोड़ देने के लिए बीमारी का बहाना बनाया, ताकि तुझे सबक मिले। पूरे परिवार वालों के सामने बहू के कामचोरी की पोल खुल जाती है। बहू की बोलती बंद हो जाती है, साथ ही उसका सर ससुराल वालों के सामने शर्म से झुक जाता है। जिसके बाद बहू अपने कामचोर बर्ताव में बदलाव लाकर कामकाजी बहू बन जाती है, जिसके साथ सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। नई बहू के जादुई कदम। सौम्या एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, पर कुछ समय पहले ही उसकी माँ रेखा का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण सौम्या के पिता बिरजू ने दूसरी शादी कर कविता को अपनी पत्नी बना लिया। बस तभी से सौम्या की सुलझी हुई जिंदगी में जहर घुलने लग गया। उसकी सौतेली माँ कविता उसे बात बात पर सुनाने लगती थी तो कभी मारती थी। वो साफ सफाई कर रही थी कि गीले पोछे के कारण कविता गिर जाती है और चिल्लाकर कहती है, अरे मोरी मैया, मार डाला मुझे, तोड़ दी मेरी कमर। इतनी बड़ी उठनी हो गई है, लेकिन काम करना अभी तक नहीं आया। सौम्या, कहाँ मर गई, इधर आ।
तभी जैसे तैसे कविता उठती है कि सौम्या के आते ही उसे एक तेज चांटा मारकर कहती है, नालायक, ऐसे झाड़ू पोछा लगाते हैं? अरे कल को ससुराल जाएगी तो तू मेरी नाक ही नीचे करवा देगी। तेरी वजह से मैं गिर गई। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, इसलिए तू मुझसे बदला ले रही है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको अपनी माँ ही मानती हूँ, पर आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। आपके लिए तो बस प्रिया ही सगी बेटी है। सौम्या की ये बात सुनकर कविता उसका जोर से हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की? कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तू गंगू तेली। मेरे सामने ज्यादा जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। जा जाकर खाना बना शाम का। जी माँ। रोते रोते सौम्या सब्जी काटती है तो उसका हाथ कट जाता है और वह जोर से चिल्लाती है, माँ, माँ मेरे पास वापस आ जाओ। छोटी माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत अत्याचार करती है मुझ पर। मैं उनकी बेटी बनने की जितना कोशिश करती हूँ वह उतना ही मुझे सौतेली कह देती है। माँ होती तो मेरी मरहम पट्टी कर देती। अरे ओ महारानी कहीं की, खाना बनाया नहीं ना तूने अभी तक? बस बस मैं बना ही रही हूँ, थोड़ी देर और। एक काम नहीं होता इससे, मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है। तुझे तो ससुराल भेज दूंगी, मेरे कलेजे से तेरा भार तो कम होगा। बड़बड़ाते हुए कविता अपने कमरे में चली जाती है। सौम्या खाना पकाकर तैयार कर लेती है। तभी शाम को उसका पिता बिरजू आकर कहता है, अरे सौम्या, प्रिया, कविता, जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत खुश हैं? अरे बात ही ऐसी है। क्या बात है, जरा मुझे भी बता दीजिए। अरे जो मेरे फैक्ट्री में मेरे दोस्त है ना, सुरेश बाबू, वो अपने बेटे राहुल का एक साधारण सुलझी हुई लड़की से रिश्ता कराना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें अपनी सौम्या बेटी के बारे में बता दिया। फिर कल ही वो रिश्ता लेकर घर आ रहे हैं। अरे वाह सौम्या, बधाई हो। चलो अच्छा है, कम से कम ये तो इस घर से निकलेगी। जब देखो रोज इसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है। हाँ, और मेरा बोझ भी कम हो जाएगा। सौम्या, कल ठीक से तैयार हो जाना। ये सुनते ही सौम्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को पकड़कर कहती है, माँ, मैं तो गलत साबित हो ही गई। पिताजी के लिए भी मैं एक बोझ हूँ। मुझे तो लगता था पिताजी मुझे प्यार करते हैं, पर नहीं, वो तो मुझसे रिहा होना चाहते हैं। सौतेली माँ ऐसी होती है, जानती हूँ, पर सौतेली माँ के आने से पिता भी सौतेला कब बन जाता है, ये वक्त बता ही देता है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माँ, यहाँ भी मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। मुझे लगता है ससुराल वाले भी ऐसे ही होंगे, कोई प्यार नहीं करेगा मुझे। तभी सौम्या की माँ रेखा आती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा रो मत, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। प्यार करने वाला तेरे कदम पड़ते ही उस घर की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि वह सब लोग तुझसे प्यार करेंगे। मैं तुझे जादुई कदम का आशीर्वाद देती हूँ। माँ, आपको अब भी मेरी फिक्र है? ये सुनते ही उसकी माँ की आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन वह अपनी माँ की साड़ी पहनकर लड़के के सामने जाती है। तभी लड़के के माता पिता सुरेश, कांता कहते हैं, आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, चेहरे से तो इसकी सादगी झलकती है। मुझे तो सौम्या बहू के रूप में बहुत पसंद है। अब जल्दी से चटमंगनी पट ब्याह कर दीजिए। अजी, वो सब तो ठीक है, पर मुहूर्त नाम की भी चीज होती है, इसलिए हम तो पंडित जी से मुहूर्त देखकर ही शादी करवाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। बहू, ये लो तुम्हारा शगुन। ऐसा कहकर कांता अपनी बहू को शगुन चढ़ा देती है और 2000 का नोट उसके सर से घुमाकर हाथ में थमा देती है। तभी पैसे देखकर कविता उसे धीरे से कहती है, ए सौम्या की बच्ची, ला ये पैसे मुझे दे दे। आंखें क्या फाड़ के क्या क्या देख रही है? तभी आसानी से कविता उसके हाथ से पैसे छीनकर अपने पास रख लेती है और राहुल कहता है, माँ, क्या हम अभी अंगूठी पहनाने की रस्म कर सकते हैं? हाँ बेटा, पर मैं अंगूठी तो लेकर आई नहीं हूँ। माँ, मैं लाया हूँ दोनों की। अंकल, इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। राहुल के इतना कहते ही वह एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करते हैं, जिसके बाद वह अपने घर वापस आ जाते हैं और राहुल अपने छोटे भाई विनीत को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ? अभी तक तुझे इस प्रोजेक्ट का हेड नहीं बनाया? कहाँ भैया? तभी विनीत के बॉस का फोन आता है
और वह कहता है, सच में सर, कल से ही? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल ऑन टाइम आऊंगा, मुझे मंजूर है। अरे क्या बात है, अभी तो इतना गम में डूबा हुआ था और अचानक से खुश कैसे हुआ? अरे भैया क्या बताऊं, मुझे प्रोजेक्ट का हेड भी बना दिया और मेरी पोस्ट भी बढ़ा दी। 3 महीने से ये हो नहीं रहा था, अब हो गया। सच? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तभी विनीत घर में सबको यह खुशखबरी देता है, जिसके बाद सब खुशी से झूमते हैं। वहीं अगले दिन कांता की सुमन बेटी का फोन आता है और कहती है, माँ मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोल। आप जानती है ना हर्ष का, मैं 1 साल से इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए चक्कर काट रही थी, पर कुछ हुआ नहीं और 5 मिनट पहले ही उसका एडमिशन उससे भी ज्यादा बड़े अच्छे स्कूल में हुआ है। पता नहीं अचानक से चमत्कार कैसे हो गया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छा है। शाम को कांता अपनी बड़ी बहू वैशाली के साथ खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर डाकिया आता है और वैशाली उससे लेटर लेकर जब पढ़ती है तो खुशी से कहती है, ओ माय गॉड, हाउ इट इज पॉसिबल। माँ जी जल्दी आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे क्या हुआ, क्यों पूरे घर को सर पर उठा लिया तूने? माँ जी मैं डॉक्टर बन गई हूँ, देखिए मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेरा रिजल्ट आ चुका है, अब से मैं डॉक्टर वैशाली शर्मा कहलाऊंगी। मुझे तो लगा था मैं पास ही नहीं हो पाऊंगी, बट हो गया। ये तो गजब ही हो गया। जब से कल राहुल का रिश्ता सौम्या से हुआ है, तब से घर में खुशियों की पोटली एक के बाद एक खुलती ही जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर दीजिए देवर जी की। सही बोला तूने, बस तेरे पापा जी भी ठीक हो जाते तो अच्छा होता। वह अंदर से परेशान है पर दिखाते बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी इलाज नहीं हो रहा, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, पापा की दिल के छेद का ऑपरेशन भी हो जाएगा, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी, अब डॉक्टर जो बन गई हूँ। हाँ बेटा। कुछ दिनों बाद घर में राहुल और सौम्या की शादी की रौनक होती है और देखते ही देखते दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। तभी कांता उसका गृह प्रवेश करती है। बहू वैसे तो सारी जिम्मेदारी वैशाली ने संभाली थी, उम्मीद है तुम दोनों देवरानी जेठानी अच्छे से इस घर को मिलकर संभालोगी। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बातों पर खरी उतरूंगी। 2 दिन बीत जाते हैं। सौम्या अच्छे से अपने ससुराल वालों का ख्याल रख ही रही थी कि घर पर एक डॉक्टर आता है जो कहता है, अरे सुरेश जी, मैं आपको एक खुशखबरी देना आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे केस में कभी चमत्कार होता हुआ नहीं देखा, सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। ऐसी क्या बात होगी डॉक्टर, कोई घबराने वाली बात है? क्या बात है डॉक्टर साहब, बताइए ना। अरे सुरेश जी की जो मेडिकल कंडीशन थी उसका सोल्यूशन मिल गया है। एक डॉक्टर मिले हैं और उन्होंने कहा है कि सर्जरी से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं तो नाउम्मीद हो गया था, लेकिन अचानक से सब अच्छा हो गया। जानती हूँ ये सब मेरी सौम्या बहू की वजह से हो रहा है। जब से उसका रिश्ता राहुल से जुड़ा है तो घर में विनीत, सुमन, वैशाली सबके साथ इतना अच्छा हुआ है और बहू के आते ही इसके पापा का इतना बड़ा केस ठीक हो गया। सच में तू तो हमारे लिए लक्ष्मी साबित हुई है। माँ जी ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। इसी के चलते सौम्या से सब बहुत प्यार करते हैं। कुछ समय बाद सुरेश की हार्ट सर्जरी अच्छे से हो जाती है, फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। साइकिल वाली बहू का ढाबा। नंदिता साइकिल चलाते हुए गांव के अंदर यहाँ से वहाँ चिल्लाते हुए घूमती है। राजमा चावल सब्जी ले लो, गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी, एकदम ताजी ताजी राजमा चावल सब्जी। तभी कुछ बच्चे नंदिता के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे दीदी मुझे राजमा चावल सब्जी दे दो, मुझे भी गरम गरम राजमा चावल सब्जी खाने हैं। हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं तुम सभी को राजमा चावल सब्जी जरूर खिलाऊंगी। नंदिता अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है और एक पत्तल पर राजमा चावल रखकर उनके ऊपर मसाले छिड़कती है और थोड़ी सी चटनी डालकर बच्चों को दे देती है। ऐसे ही वहाँ खड़े हर एक बच्चे को वो राजमा चावल सब्जी खिलाती है। आहा क्या बात है, आपके हाथों की लाजवाब राजमा चावल सब्जी खाकर तो बहुत मजा आ जाता है दीदी। अच्छा ऐसी बात है, ये लो मेरी तरफ से, थोड़ा और खाओ। नंदिता राधा को राजमा देकर आगे की तरफ राजमा चावल सब्जी बेचने चली जाती है। गांव में सभी लोगों को नंदिता के हाथों से बने हुए राजमा चावल सब्जी बहुत पसंद थे, जिसके चलते स्वाद स्वाद में लोग रोजाना राजमा चावल सब्जी खाया करते थे। अरे आओ आओ, ये लो मेरे पास राजमा चावल की कमी नहीं है,
जितने खाने हैं उतने खाओ। सुबह से शाम तक नंदिता पूरे गांव भर में यहाँ से वहां घूमती है, जिसके बाद शाम होते होते वो राजमा चावल बेचकर वापस अपने घर लौटने लगती है। उसके घर में उसका अपाहिज पति और बीमार सास और ससुर इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहू, आ गई तू। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या बनाए खाने में। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं जो पैसे कमा कर लाई हूँ उनमें से कुछ पैसों का राशन डलवा देती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से आप लोगों की दवाई ले आती हूँ। नंदिता के आए हुए घर पर 5 मिनट नहीं होते हैं कि वो अपनी साइकिल को खड़ी करके राशन और दवाई लेने चली जाती है। राशन और दवाई लेने के बाद जब वो घर वापस आती है तो वो खुद ही सबके लिए खाना बनाती है। ओहो, राशन तो ले आई लेकिन गैस तो खत्म हो गई। अब मैं क्या करूँ? मुझे दोबारा से दुकान पर सिलेंडर भरवाने जाना होगा। नंदिता फिर से सिलेंडर भरवाने के लिए दुकान पर जाती है और सिलेंडर भरवाने के बाद वो खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अब सबको खाना परोस देती हूँ। नंदिता सबको खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, अरे खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है बेटा। हाँ बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। नंदिता के हाथों में तो जादू ही है। वो जो भी बनाती है बहुत मन से बनाती है। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खा लेते हैं, जिसके बाद नंदिता अपने पति और अपने सास ससुर को उनकी दवाई दे देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपनी साइकिल पर टोकरी बांधकर उसके अंदर राजमा चावल सब्जी रख लेती है और साइकिल चलाते हुए गांव में पहुंच जाती है। चावल ले लो, राजमा चावल सब्जी, एकदम गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी। आओ भाई साहब, राजमा चावल सब्जी खाओ। देखते ही देखते नंदिता के चारों तरफ गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये सब देखकर गांव के बाकी के दुकानदार बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। अरे जब से नंदिता ने हमारे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू किया है, तब से हम सभी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। देखो जरा, जहां हमारी दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी रहा करती थी, अब वो सारी भीड़ नंदिता की साइकिल के आसपास खड़ी होती है। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो एक औरत है और उससे हम जाकर लड़ भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग उसके इस काम में बाधा तो डाल सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? अरे मौका देखते ही आज की रात हम लोग इस नंदिता की साइकिल ही तोड़ देंगे। इसके बाद देखता हूँ ये कैसे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू करेगी। अरे वाह भाई, आइडिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही नंदिता के घर के बाहर खड़ी साइकिल तोड़ डालते हैं। आखिरकार इसकी साइकिल टूट ही गई। चलो अभी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। बेचारी नंदिता की साइकिल तोड़कर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपने घर के बाहर जब अपनी टूटी हुई साइकिल देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी साइकिल को देखकर रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरी साइकिल किसने तोड़ दी? अब मैं गांव में राजमा चावल सब्जी बेचने कैसे जाऊंगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नंदिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो राजमा चावल सब्जी बनाकर अपनी टोकरी में रख लेती है और यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। लेकिन साइकिल और पैदल चलने में बहुत अंतर होता है। जहाँ वो अपनी साइकिल से मिनटों में यहाँ से वहाँ पहुँच जाती थी, अब वो धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर चल पाती है। हे भगवान, ये क्या, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अगर इस प्रकार से राजमा चावल सब्जी बेचूंगी तो मेरी तो कोई बिक्री ही नहीं हो पाएगी। कड़ी मेहनत करने के बाद नंदिता केवल कुछ ही रुपए कमा पाती है और शाम होते होते वो वापस अपने घर लौट आती है। उसका उतरा हुआ मायूस चेहरा देख देवयानी उससे पूछती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? नंदिता को ना चाहते हुए भी अपने पूरे परिवार वालों को उसकी साइकिल के बारे में बताना पड़ता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी राजीव कहता है, काश मैं अपाहिज ना होता तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आता है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी जरूर खोलेगा। नंदिता खुद तो अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार वालों को हौसला देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता फिर से राजमा चावल सब्जी बनाकर टोकरी में भरती और बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह,
ये तो कुकिंग कंपटीशन है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो मुझे पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नंदिता उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है, जिसके बाद कंपटीशन वाले दिन नंदिता वहां खड़े सभी अच्छे घर के लोगों के साथ कंपटीशन की लाइन में खड़ी होती है और उन सभी को देखकर नंदिता अपने मन ही मन में सोचती है, ये सभी तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें तो मुझसे अच्छी कुकिंग आती होगी। पता नहीं इस कंपटीशन को मैं जीत पाऊंगी या नहीं। बेचारी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उन सभी को कुकिंग करने के लिए बुला लेते हैं। नंदिता को कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए वो राजमा चावल सब्जी ही बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरे कंपटीशन में राजमा चावल सब्जी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जैसे ही जजेस नंदिता के राजमा चावल सब्जी का टेस्ट करते हैं, वो राजमा चावल सब्जी खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों ने महंगे से महंगे डिशेस बनाई है, लेकिन तुम्हारे हाथ के बने हुए सस्ते राजमा चावल सब्जी सबसे स्वादिष्ट हैं। इस कंपटीशन को तुम जीत चुकी हो और इस कंपटीशन के चलते तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही नंदिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे पूरे 10 लाख का इनाम दे दिया जाता है। नंदिता कंपटीशन से मिले हुए पैसों से अपनी साइकिल ठीक करवाती है और अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अब एक राजमा चावल सब्जी का ढाबा भी खोल लेती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है।